नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ये सब्जेक्ट, नहीं पढ़ा था? पढ़ा है? 8th में नहीं पढ़ा, 12th में भी नहीं पढ़ा, 6th में भी नहीं पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं। नाइन्थ का सिलेबस इसका होगा नहीं अभी तक, अब पढ़ाएंगे कहीं? हाँ, अब पढ़ाएंगे। जियोग्राफी का पढ़ा है वो अभी क्लास 8 9th की चल रही है। 9th की चल रही है हाँ ज्योग्राफी है। हाँ, चैप्टर 3 शुरू होगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग स्टार्ट करने से पहले नाइन्थ में पढ़ा नहीं, डेमोक्रेसी होता क्या है? What is नाम सुना है? अरे थैंक यू। बहुत बड़ी बात है, जो नाम सुना है? हाँ? नाम सुना है? नाइन्थ क्लास में जो बेसिकली चैप्टर है पहला, वो डेमोक्रेसी के बारे में भी बता रहा था कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी को समझने के लिए ऐसे क्लास में मैम थी या उसमें सर थे जो भी उस चैप्टर में थे, उसमें ऐसा बच्चों से पूछती है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। तो बच्चे उसमें जवाब देते हैं कई सारे, कुछ खराब करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ याद आया? इस तरीके से बात चलती है। वो एपरथाइड है, वो अलग चीज, वो केस अलग है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। हम जो डेमोक्रेसी की बात करें, ठीक है, वो अलग, साउथ अफ्रीका की केस है, वो अलग है। तो बच्चे जवाब देते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल डेफिनेशन जो एक बच्चा देता है वो क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है जहाँ पे जो लोग हैं या जो वहाँ के सिटीजन है उस कंट्री के, वो क्या करते हैं, लोगों को इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वोट देके इलेक्ट करते हैं। ठीक, तो इस पे फिर आगे क्वेश्चंस, आगे उसी बुक ने केस स्टडी दी है चाइना की, उसी बुक ने केस स्टडी दी है पाकिस्तान की, उसी बुक ने केस स्टडी दी है जिम्बाब्वे की। आगे एग्जांपल्स दिए हैं जो कि क्यों ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है या इसमें क्या प्रॉब्लम है। एट द एंड जाके पूरे डिस्कशन के बाद वो प्रॉपर डेफिनेशन देता है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में क्या है। तो उसमें 5-6 पॉइंट्स हैं हाईलाइटेड, वो डेमोक्रेसी के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, हमें उस डेमोक्रेसी की डिटेल में जानना है। मैंने कल इसलिए पूछा था कि शायद अगर पढ़ा हो तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत काम आता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है पावर शेयरिंग की। ठीक है, सिंपल सोचो, अगर पावर, ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में होगी, ठीक है, या कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होगी, या एक लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होगी, तो पावर का मिसयूज होने का खतरा है या नहीं? कैसे? एग्जाम्पल मान लो रोड पे जा रहा है कोई, ठीक है, तुम बाइक चला रही हो या कार चला रही हो, रोड पे जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट तुम्हें नहीं दिखी, तुमसे रेड सिग्नल क्या हो गया, स्किप हो गया, तुम गाड़ी लेते चली गई, अगले सिग्नल पर पहुंच के तुम्हें रोका गया और चालान काट दिया। ठीक है, तुम किसी हो सकता है इमरजेंसी में या कोई भी बात रही हो जिस वजह से तुमको रेड सिग्नल ना दिखे, गलती है लेकिन किसी इमरजेंसी केस की वजह से तुम वो सिग्नल नहीं देख पाए। ठीक, तो जिसने तुम्हारा चालान काटा, तुमने चालान नहीं जमा किया, तुमने कहा मैं ये चालान कोर्ट में जमा करूँगा, वहाँ तुरंत मोमेंट में ना देके आप कोर्ट भी जो है जा सकते हो। ये चालान कहाँ जमा कर सकते हो? जाके सीधे कोर्ट में जमा कर सकते हो। आप कोर्ट पहुँचे, कोर्ट में ये देखा कि जिस इंसान ने आपका चालान काटा था जज की सीट पे भी वही बैठा हुआ, जज की सीट पे भी वही बैठा हुआ है, तो क्या वो तुम्हारी बात को सुनेगा वहां पे?
कि तुम अपना व्यू पॉइंट रख पाओ कि वो ट्रैफिक सिग्नल क्यों ब्रेक हो गया। नहीं सुन रहा, नहीं, जिसने चालान कटा वही क्या है वहाँ पे सुन रहा है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है इसलिए भी जरूरी है ताकि अलग अलग डोमेन में अलग अलग चीज़ों को क्या हो सके, काम हो सके। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट को? 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट 3 होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और थर्ड होता है जुडिशरी। क्या होता है? जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव का काम होता है वो होता है लॉस को बनाना। क्या होता है? लॉस को पास कराना। क्या कराना? लॉस को पास कराने का जो काम होता है वो होता है लेजिस्लेटिव का। ठीक है, अभी आगे के जो चैप्टर्स हैं फेडरलिज्म वगैरह और ये सब वगैरह, उसमें अपन ये चीज़ आराम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें मेंशन है। तो जो लॉस को पास कराते हैं वो कहलाते हैं क्या? लेजिस्लेटिव। जो लॉस को फ्रेम करते हैं या जो लॉस को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? एग्जीक्यूटिव। और जो लॉस को देखते हैं कि ये सही बने या नहीं बने हैं, इसमें कुछ कमियां हैं या नहीं है, वो काम करते हैं क्या? जुडिशरी। अगर ये तीनों लोग एक ही होंगे तो क्या जिसने बनाया है वो अपने लॉ को कभी गलत कहे? इसलिए पावर शेयरिंग क्या है? जरूरी है। ये पावर शेयरिंग हो गई गवर्नमेंट के लेवल पे। किसके लेवल पे? गवर्नमेंट के लेवल पे। ठीक है, हम लोगों को जिस चैप्टर में पावर शेयरिंग पढ़नी है वो पढ़नी है कि कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग जरूरी क्यों। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग मैंने बताई है, ये अपन जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा सेकंड चैप्टर है? फेडरलिज्म। क्या है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में से अपन आराम से डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वगैरह क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों जरूरी है, इसके ऊपर और फर्दर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो कंट्री के अंदर सिटीजन्स रह रहे हैं उन सिटीजन्स के बीच में, ठीक है, बहुत तरीके का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, जेंडर का डिफरेंस हो सकता है, एज का डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, रीजन का डिफरेंस हो सकता है। रीजन इन द सेंस कहीं पे हिली एरिया है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं कोस्टल एरिया है, इस टाइप का डिफरेंस हो सकता है। कल्चर डिफरेंस हो सकता है। कल्चर डिफरेंस फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहाँ दिवाली किसी और तरीके से मनाई जाती है, किसी और जगह के रहने वाले लोग किसी और तरीके से मनाते हैं। ठीक, तो अलग अलग चीज़ का क्या है? डिफरेंस है। इन डिफरेंस में क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा होंगे जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, कुछ लोग कम होंगे। जब इनके बीच में आपस में टसल होता है उस बीच की पावर शेयरिंग को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में दो केस स्टडी हमें प्रोवाइड की गई है। पहली है बेल्जियम की, दूसरी है श्रीलंका की। इन दोनों के अलावा एक तीसरी केस स्टडी जो डिस्कस करूँगा वो डिस्कस करूँगा पाकिस्तान की। इसकी ठीक है, क्यों पावर शेयरिंग की वजह से पूरी की पूरी कंट्री ब्रोक हो गई। एक कंट्री है जहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एक कंट्री है जहाँ पे सिविल वॉर नहीं, और एक कंट्री है जिसका पार्टीशन ही हो गया पावर शेयरिंग की वजह से। तीसरी केस स्टडी इसमें मेंशन नहीं है, तो मैं अलग से डिस्कस इतना क्लियर, केवल यही इतना पैराग्राफ होता है।
क्षेत्र में। फॉर एग्जांपल जैसे छोटे लेवल पे हम हैं तो हम अपने घर को देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है घर में 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं या 1 लड़का 1 लड़की है, कोई एग्जाम्पल ले लो। एक के फेवर में ज़्यादा करना और दूसरे के फेवर में, एक को ज़्यादा फेवर करना एक को कम फेवर करना, या एक की पसंद का ही सब कुछ होना और दूसरे की पसंद का कुछ भी नहीं होना। इस केस में क्या है, आपस में टेंशन अराइज होती है। सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टेंशन बढ़ती है, ठीक है। टेंशन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या कर लेती है, वॉर या स्ट्रगल का रूप ले लेती है। किसका, वॉर या फिर स्ट्रगल का रूप ले लेती है ये टेंशन, ठीक है। क्या हो जाता है, घर में बंटवारा हो जाता है, ठीक है, लोग अलग हो जाते हैं, होते नहीं होते, ये टेंशन एक मेजॉरिटी ऐसा होता है, जरूरी नहीं हमेशा। फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड केस, ठीक है। ये जो हम बड़े लेवल पे देखते हैं तो हम कंट्री के लिए भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि जब दो ग्रुप के बीच में, 2 ग्रुप कैसे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, रीजन के बेसिस पे अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। जब वहाँ की गवर्नमेंट एक को फेवर करे और दूसरे को ना फेवर करे, उस केस में क्या होती है, टेंशंस अराइज होने लगती है इन दोनों ग्रुप के बीच में। ये जो दोनों केस स्टडी है हमारी बेल्जियम और श्रीलंका की, ये इन्हीं सर्कमस्टेंस को बता रही है, ठीक। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम यूरोप में, ठीक है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है, ठीक है। इतनी छोटी है कि इसका जो एरिया है वो हरियाणा, जो हमारे इंडिया में जो हरियाणा स्टेट है उससे भी कम है, उससे भी छोटा है। इट हैज बॉर्डर्स विद नेदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। इसके बॉर्डर किसके हिस्से हैं, ठीक है, ये मार्क कर लो, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, अभी तक आया नहीं है, तो ये कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बॉर्डर विद बेल्जियम। 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा मिस करा देगा या चौथा गलत दे देगा या नॉट कर देगा, कोई भी तरीके से वो बना सकता है, ठीक है। It has a population of a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा। इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम है, जो हरियाणा है उससे भी आधी है, क्या है, उससे भी आधी। The ethnic composition of this small country is very complex। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ की जो लोग हैं किस हिसाब से रह रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एथनिक का मीनिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, नीचे देखो ग्लॉसरी में एथनिक का मीनिंग लिखा हुआ है। और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ठीक है, और सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर। क्या होता है कि कुछ लोग हैं वो एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो दूसरे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जब अच्छा ये जो लोग हैं इनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग सेम रिलीजन के हों, ठीक है, या सेम ट्री से हों या सेम ब्रांच के लोग हों या सेम एंसेस्टर हों, ऐसा ज़रूरी नहीं, ठीक है। होता है ज़्यादातर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारे एक ही रिलीजन के हों, इसमें कोई भी रिलीजन हो सकता है, बस वो कल्चर कैसा फॉलो कर रहे हैं, सेम फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं, सेम। कल्चर होता है कि किसी भी जगह का रहना खाना, ठीक है, वहाँ के सेलिब्रेशंस, ठीक है, वहाँ की डेली लाइफ स्टाइल, ये सब कल्चर में आता है। तो कुछ लोग होंगे वो एक कल्चर को फॉलो कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे वो दूसरे कल्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये जो सेटअप है इसे हम बोलते हैं एथनिक कंपोजिशन। क्या बोलते हैं, ये डिवीजन है किसके बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, तो जब कल्चर के बेसिस पे डिवीजन होता है उसे अपन बोलते हैं एथनिसिटी। क्या बोलते हैं, The ethnic composition of this small country is very complex। कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 59% पॉपुलेशन ऐसी है जो फ्लेमिश रीजन में रहती है। किस रीजन में रहती है, फ्लेमिश रीजन में। फ्लेमिश नीचे येलो कलर में देखो दिया हुआ है,
जो येलो कलर पार्ट है ये फ्लेमिश रीजन है। कैसा रीजन है? फ्लेमिश रीजन। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच। डच बेसिकली जो है जर्मन को बोला जाता है। क्या बोलता है? जर्मन। ठीक है। Another 40% people live in the वलोनिया रीजन। इसके अलावा जो 40% पॉपुलेशन है वो वलोनिया रीजन में रहती है, जो नीचे रेड से मार्क की हुई है। ठीक है। यहाँ जो पॉपुलेशन रहती है वो कैसी, वो क्या बोलती है? वो फ्रेंच बोलती है। क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है। ठीक है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। बाकी जो 1% बचे बेल्जियन वो क्या करते हैं? जर्मन स्पीक। In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. Okay? ब्रसेल्स क्या है? कैपिटल है बेल्जियम की। क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है क्या? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में क्या है? 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो है वो डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच। ठीक है। तो पूरी कंट्री में जो मेजॉरिटी स्पीकिंग है वो कौन है? डच। लेकिन ब्रसेल्स में जो मेजॉरिटी स्पीकिंग है वो कौन है? फ्रेंच। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है कि पूरी कंट्री में जो मेजॉरिटी स्पीकिंग है वो डच है और माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच है। लेकिन जो कैपिटल है ब्रसेल्स, उस ब्रसेल्स में जो मेजॉरिटी स्पीकिंग है वो कौन है? फ्रेंच। और माइनॉरिटी स्पीकिंग कौन है? कैपिटल है इसकी ब्रसेल्स। बीच में देखो हल्का सा ऑरेंज कलर का पार्ट दिया हुआ है ब्रसेल्स। ये कैपिटल है वहाँ की क्या? ब्रसेल्स। ठीक है। क्या चीज बेटा? जर्मन लैंग्वेज है। क्या है? जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। मेरा ना सॉरी, डच जो है वो लैंग्वेज है जो नीदरलैंड्स के लोग बोलते हैं। किसके लोग बोलते हैं? ठीक है। सॉरी कंफ्यूजन हो गया। डच वो लैंग्वेज है जो कौन बोलते हैं? नेदरलैंड्स के लोग बोलते हैं। ठीक है। जर्मन लैंग्वेज का यहाँ पे यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? जर्मन लैंग्वेज की बात हो रही है, कंट्री की बात नहीं हो रही है। कंट्री कौन सी अपन डिस्कस कर रहे हैं? बेल्जियम। बेल्जियम में जो लोग रहते हैं उन्हें बोलना है बेल्जियन। क्या बोलना है? बेल्जियम। बेल्जियम का जो ये येलो वाला पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, इसमें वो पॉपुलेशन रहती है जो डच बोलती है। जो नीचे रेड पार्ट है वहाँ पे वो पॉपुलेशन रहती है जो फ्रेंच बोलती है। फ्रेंच। ठीक है। रेड वाला पार्ट वो है जिसमें फ्रेंच बोली जा रही है। ठीक है। 60% पॉपुलेशन लगभग वो है जो डच बोलती है। तो मेजॉरिटी स्पीकिंग कौन है? वो जो येलो एरिया में रह रहे हैं। माइनॉरिटी में वो है जो रेड एरिया में रह रहे हैं। ब्रसेल्स में क्या है? ब्रसेल्स में जो मेजॉरिटी स्पीकिंग है वो फ्रेंच है, जो माइनॉरिटी स्पीकिंग है वो डच है। इसके अलावा बाकी 1% पॉपुलेशन वहाँ की ऐसी है जो जर्मन बोलती है। क्या बोलती है? जर्मन बोलती है। जो इधर में हाईलाइटेड पार्ट से मार्क एकदम किनारे पे, बॉर्डर पे उधर उधर मैप पे देखो एकदम किनारे पे हाईलाइटेड पार्ट है। ये वो पॉपुलेशन है जो जर्मन स्पीक करती है। ये वहाँ का कंपोजिशन है। क्या है वहाँ का कंपोजिशन? कि वहाँ पे कौन लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज। ठीक है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। वो कम्युनिटी जो वहाँ पे रिच है वो और पावरफुल है, वो कम्युनिटी है जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में, यानी कि फ्रेंच। कौन सी? फ्रेंच कम्युनिटी जो है बेल्जियम में माइनॉरिटी में है, लेकिन इसके साथ साथ वो रिच भी है और वो पावरफुल है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच बेटर। जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो इस चीज़ का क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अच्छी एजुकेशन है या जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फायदे हुए वो फ्रेंच पॉपुलेशन को जल्दी मिले इन कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग।
डच स्पीकिंग पीपल को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अच्छी एजुकेशन के फायदे बाद में मिले, और जो फ्रेंच पॉपुलेशन थी उसको पहले मिले, इसलिए वो जल्दी डेवलप हुई और वो रिच और पावरफुल बन गए। This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. इस वजह से इन दोनों में क्या हुआ, कई बार टेंशंस राइज हुई, क्या हुई, टेंशंस बढ़ी अर्ली 1950 और 1960s के टाइम। The tension between the two communities was more acute in Brussels. ठीक है, इन दोनों में जो टेंशंस थी वो ब्रसेल्स में काफी ज्यादा देखने को। अब हम बात करते हैं दूसरी कंट्री श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, आइलैंड नेशन का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो चारों तरफ किससे घिरी हुई हो, पानी से घिरी हुई हो। क्या हो? पानी से घिरी, और बजाय एक मेन लैंड के, ठीक है, कई बार कई सारे छोटे छोटे आइलैंड भी हो सकते हैं, या कई बार सिंगल मेन आइलैंड भी ये हो सकता है। ठीक है, it has about 2 crore people. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. यहाँ भी population कैसी है? Diverse है, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। The majority social groups are the Sinhala speakers. जो यहाँ पे majority है, वो लोग जो यहाँ पे majority में है, वो लोग हैं जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, सिन्हाला लैंग्वेज है, और ये लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। पहले तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो माइनॉरिटी में है श्रीलंका में, जो माइनॉरिटी में है वो है तमिल स्पीकर्स। क्या है? तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर श्रीलंका में दो टाइप के, एक वो जो ओरिजिनली श्रीलंका से है, और एक वो जो इंडिया से गए थे श्रीलंका और श्रीलंका में ही जाके बस गए। क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो श्रीलंका था वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, उस प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए ब्रिटिशर्स को लोग चाहिए होते थे, तो वो इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट से, ठीक है, क्या करते थे, लोगों को ले जाते थे वहाँ पे जबरदस्ती, और वहाँ पे प्लांटेशन करवाते थे। धीरे धीरे वो लोग क्या हुआ, वहीं रह गए। तो जो ओरिजिनल है तो वो तो नहीं है, उनके बच्चे हुए, तो वो वहीं के नेटिव बन गए। ठीक है, तो वो लोग जो इंडिया से बहुत पहले गए थे, उनके बच्चे वगैरह वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इंडियन तमिल ओरिजिन। और दूसरे टाइप के जो तमिल वहाँ पे बोलते हैं वो हैं जो ओरिजिनली वहाँ के हैं, जिन्हें बोलते हैं श्रीलंका तमिल स्पीकर। ठीक, तो पहली कम्युनिटी कौन सी हो गई श्रीलंका में? सिन्हाला जो मेजॉरिटी में है, दूसरी वो तमिल जो माइनॉरिटी में। बता दिया। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। फोर्थ फिफ्थ लाइन में हम श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। नीचे श्रीलंका का मैप देखोगे तो उसमें जो ऑरेंज वाला रीजन है, कौन सा रीजन है? ऑरेंज वाला रीजन। ये वो एरिया है जहाँ पे तमिल जो स्पीकर हैं वो रहते हैं। बाकी जो येलो वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट वो है जहाँ पे सिन्हाला स्पीकर रहते हैं। ठीक है, रहने का मतलब ये है कि कंप्लीटली एक बैरिकेडिंग है, एक दो लोग इधर उधर हो सकते हैं, 100-200 लोग इधर उधर रह सकते हैं। तो वो एक मेजॉरिटी की बात हो रही है कि मेजॉरिटी ऑफ द तमिल स्पीकर्स इस पार्ट में रहते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द सिन्हाला स्पीकर इस पार्ट, येलो वाले पार्ट। इसके अलावा यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं थोड़े से, ठीक है, और जो तमिल्स हैं, तमिल्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। सिन्हाला में ज़्यादातर वो है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इतना क्लियर? तो दोनों, एक बेल्जियम का केस क्लियर है, वहाँ पे क्या है, एक श्रीलंका का केस क्लियर है, वहाँ पे क्या है। ठीक, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। जब टेंशंस राइज करेंगी
तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, हमें वो करना है। In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and forces its will on the French and German-speaking population. बेल्जियम में क्या है, पूरी कंट्री में कौन मेजॉरिटी में है, डच स्पीकिंग। तो डच स्पीकिंग एक तो ये कर सकते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मैंने पूछा था ना डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी अगर हम प्योर सेंस में बात करें, इस बात में बात करें प्योर सेंस में, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी। क्या होता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी। अगर एकदम रॉ सेंस में बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी, यानी जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो रूल करेंगे। होता भी यही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री में 100 सीट्स हैं, क्या है 100 सीट्स हैं, और गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, मान लो इलेक्शन हो किसी कंट्री में और 100 सीट्स हैं टोटल, और वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो गवर्नमेंट वही फॉर्म करेगा जिसके पास कम से कम कितनी सीट्स होंगी, हाफ से एक ज्यादा। कितनी होंगी, हाफ से एक ज्यादा जिसके पास सीट होगी वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। तो क्या होगा 51, और जो फॉर्म नहीं करेगा वो कितने बचे 49। तो यही तो रूल करेंगे। तो डेमोक्रेसी अगर हम एकदम रॉ सेंस में बात करें तो क्या मतलब होता है, रूल ऑफ मेजॉरिटी। तो जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो वहाँ पे लगभग कितने परसेंट है, 59% है। ये 59% चाहें तो अपने ही लोगों को वोट दे डच में, डच कम्युनिटी से लोग खड़े हुए इलेक्शंस लड़ने के लिए, इन 59 लोगों ने पूरी डच कम्युनिटी के लोगों को वोट दिया। तो ओरिजिनली कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा जाकर, डच स्पीकिंग। फिर ये जो चाहे वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, ये हो सकता था। बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने इस मेथड को नहीं अपनाया। डेमोक्रेसी है, ठीक है, रूल ऑफ मेजॉरिटी रहेगा, ठीक है, लेकिन रूल ऑफ मेजॉरिटी इस तरीके से नहीं होगा कि जो लोग पावर में नहीं है, या जो लोग कमजोर है, या जो लोग माइनॉरिटी में है, उनके बेसिक राइट्स को कुचल दिया जाए, उनके राइट्स को उनसे छीन लिया जाए। ये नहीं किया किसने, बेल्जियम। वही दूसरी तरफ हम श्रीलंका का केस देखेंगे, वहां पे ये हुआ, ठीक है। और ये जब हुआ तो इसका असर इतना बड़ा पड़ा कि इसका असर इंडिया का है। इसका असर क्या है, अभी वो डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी के बाकी सब है, डेमोक्रेसी का हम रॉ सेंस में बात करें तो रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी नंबर्स में होंगे वो गवर्नमेंट फॉर्म करके रूल करेंगे, जो नहीं होंगे वो रूल देंगे। लेकिन ये कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बना सकते कि जिनसे इनकी लाइवलीहुड या लाइफ ही खत्म हो जाए, या इनके राइट्स ही खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता इसमें। तो क्या लिखा, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and forces its will on the French and German speaking population, कि वो अपनी मेजॉरिटी का फायदा उठा लें, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, ठीक है, और फिर उनका जो मन चाहे वो करें, किसके ऊपर, फ्रेंच लोगों के ऊपर और जर्मन स्पीकिंग। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। जब ऐसा होगा, जब जबरदस्ती किसी के ऊपर चीजें ला दी जाएंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीजें फ्रैक्चर कर जाएंगी, ठीक है, और जब वो होगा तो टेंशंस बढ़ेंगी और कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसकी वजह से कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता है। जो तीसरा केस मैंने बताया पाकिस्तान का, वो डिस्कस करूंगा मैं इस पॉइंट के ऊपर कि कंट्री का पार्टीशन हो सकता है। Then both the sides would claim control over the ships. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority. सिन्हाला कम्युनिटी, यहाँ तो फिर भी डच स्पीकिंग कितने हैं, 59% है। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो 74% है। कितनी है, 74%। तो उनके पास तो और ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी है, ठीक है, लिखा है बेटा बुक में, लिखा है 74 मेंशन, ठीक है। तो श्रीलंका में तो और ज़्यादा बड़ी मेजॉरिटी है,
सिन्हाला वहाँ पे और बड़ी मेजोरिटी है, वो जो चाहे फिर वो भी कर सकते, वो तो और ज़्यादा अच्छे से चीज़ लोगों को दबा सकते, ठीक है, और ज़्यादा ब्रूटल तरीके से वो तमिल स्पीकिंग को दबा सकते हैं, ठीक है। हम इन दोनों केस में यही डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम ने क्या पाथ अपनाया, क्योंकि वहाँ भी डिफरेंसेस थे, और श्रीलंका में भी आपस में इन दोनों सिन्हाला और तमिल स्पीकिंग के बीच में टेंशंस थी, और बेल्जियम में भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में भी क्या थी, टेंशंस थी। कैसे बेल्जियम ने क्या रास्ता अपनाया, कैसे श्रीलंका ने रास्ता अपनाया, ठीक है, और श्रीलंका में क्या हुआ उसके बाद, और उसका असर इंडिया तक क्या पड़ा। और तीसरा केस जो बुक में नहीं मेंशन है वो है पाकिस्तान का, जो ये लाइन लिखी है, दिस कुड लीड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पाकिस्तान के केस को बिल्कुल सही से जस्टिफाई करता है। इतना क्लियर है, चैप्टर समझ में है कि चैप्टर में क्या है एक्चुअली पावर शेयरिंग, ठीक है। ऐसा समझ लो घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के अपनी जिंदगी, दोनों के राइट्स हैं, लेकिन केवल एक का ही अच्छा किया जाए और दूसरे का खराब किया जाए, या पहला वाला दूसरे वाले के ऊपर या दूसरा वाला पहले वाले के ऊपर जबरदस्ती अपनी चीज़ें या अपना इंटरेस्ट क्या करे, बर्डन बेस्ड चीज़ को। उस केस में क्या होगा, दोनों के बीच में टेंशन धीमे धीमे, क्योंकि अभी छोटे हैं तो पेरेंट्स डांट सकते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर वो बड़े हो जाएंगे, पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, टेंशन बढ़ेगी और दोनों अलग हो जाएंगे। सेम वही केस अप्लाई होता है हमारी कंट्री, ठीक है। अब उसको कैसे संभालना है, ये भी एक केस स्टडी हो सकती है, ठीक है, कि दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे खत्म करके आपस में यूनाइट करके एक साथ रहा जा सकता है, और कैसे उन टेंशन्स को बढ़ा के कंट्री को वॉर में डाल के कंट्री का पार्टीशन करा के हमेशा के लिए अलग हुआ जा सकता है। यही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर है, जहाँ से पढ़ाया है वहाँ से पूरा इसे रिवर्स करेंगे। नोट पे बनना है।